जोहार, मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। दोस्तों, 18 सितंबर को बीजेपी मुख्यालय यानी दिल्ली में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। हालांकि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई नई बात नहीं कही गई, लेकिन इसमें खास बात यह रही कि पहली बार दिल्ली के बीजेपी हेडक्वार्टर से हेमंत सोरेन को टारगेट किया गया है। अभी तक बाबूलाल मरांडी, रघुवर दास और निशिकांत दुबे जैसे नेता ही हेमंत सोरेन पर भ्रष्टाचार को लेकर आरोप लगा रहे थे, हमलावर थे। लेकिन अब बीजेपी हेडक्वार्टर से इन मुद्दों को उठाया जाना क्या कोई संकेत है? यह सवाल अब उठ रहा है। हालांकि भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता जावेद इस्लाम ने करीब आधे घंटे के अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई नया मुद्दा नहीं उठाया, कोई नई बात नहीं की। उन्होंने उन्हीं मुद्दों को उठाया और उन्हीं सब बातों को दोहराया जिनको प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी इन दिनों हर मंच पर उठा रहे हैं। अब ऐसा हो गया है लैंड केस में कि वहाँ के जो आदिवासी जनता जिनकी चिंता इनको होनी चाहिए तो उनके भी लैंड जो है उन्होंने जब्त किया है। उन्होंने अपने फहरिस्त में दिया है जिसके 106 ऐसी लैंड है जो इसके बारे में उन्होंने सीबीआई में लिस्ट दी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मेरा है, लेकिन उसके बाद तो बहुत सारे ऐसे हैं जो बेनामी है। अब मैं आपको कुछ और बात इस पर अहम बात बताना चाहता हूँ कि जब उनको लैंड लेना होता है तो वो निवासी बन जाते हैं। अगर बोकारो में लैंड लेना हो तो बोकारो के, अगर आप धनबाद में लेना हो तो धनबाद के, अगर हजारीबाग में लेना है तो हजारीबाग के, रांची में लेना है तो रांची में, या किस जमशेदपुर में लेना है तो जमशेदपुर में। और उतना ही नहीं, वहाँ के निवासी आखिर हैं कहाँ के निवासी मालूम नहीं, लेकिन वहीं के निवासी बन जाते हैं, इसलिए कि लैंड इनको जब्त करना है। और वे नाम भी बदल देते हैं। आपको बताना चाहता हूँ मैं कि नाम भी बदल देते हैं। हेमंत सोरेन का नाम हो जाता है हेमंत कुमार सोरेन, उनके पिता का नाम शिबू सोरेन से हो जाता है शिव सोरेन, और हर जगह पर वो गलत नाम से बेनामी प्रॉपर्टी लेते हैं। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, अगर आप देख सकिए तो मैं आपको इसको ज़रा अगर जूम करके दिखाइए कि इन लोगों ने नाम कैसे चेंज किया है। हेमंत कुमार सोरेन, हेमंत सोरेन की जगह एफिडेविट में क्या नाम है और यहाँ क्या नाम है ज़रा देखा जाए। शिव सोरेन, शिबू सोरेन का नाम शिव सोरेन, एफिडेविट में नाम क्या है? क्या शिव सोरेन है? ऐसे 100 एकड़ का लैंड जो दिल्ली रांची के जो फायरिंग रेंज के बगल में है, 500 करोड़ की प्रॉपर्टी है, 500 करोड़ का वैल्यू का लैंड है, और इन लोगों ने जब्त किया है। इसको ज़रा जूम करके दिखाइए, इनको जूम करके दिखाइए इसको कि ये लैंड जो है किस नाम से खरीदा गया है। ये सब बेनामी प्रॉपर्टी, नाम बदल बदल के हर जगह इन्होंने खरीदा है, लैंड स्कैम किया है। इसलिए कि खुद नहीं खरीद सकते हैं, लेकिन किसी को बांटना भी नहीं चाहते हैं, इसलिए खुद नाम बदल के ही लेना चाहते हैं, तो इन्होंने ऐसा स्कैम किया। लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर कई सवाल मेरे मन में उठ रहे हैं। आखिर भाजपा को हेमंत सोरेन के खिलाफ दिल्ली में क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी, वह भी उसी दिन जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की कार्रवाई से राहत पाने के लिए दायर की गई मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। उसी दिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का होना क्या महज इत्तेफाक है या यह बिल्कुल सोची समझी कोई रणनीति का हिस्सा है? क्या हेमंत सोरेन को बीजेपी की तरफ से कोई आखिरी संदेश देने की कोशिश हो रही है? क्या यह इत्तेफाक हो सकता है कि उसी दिन सुप्रीम कोर्ट याचिका पर सुनवाई से इनकार करता है? एक रात पहले दिल्ली में 4 दिन बिताकर हेमंत सोरेन रांची लौटते हैं। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के 2 दिन पहले ईडी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को चौथी बार समन जारी करता है। ये सब बातें क्या महज संयोग हैं? आखिर हेमंत सोरेन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से 2 दिन पहले 16 सितंबर को ईडी ने चौथी बार मुख्यमंत्री को समन जारी किया था। 18 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने हेमंत सोरेन की याचिका पर उनको हाई कोर्ट जाने की सलाह दी। बेंच का मानना था कि हेमंत सोरेन को पहले हाई कोर्ट जाना चाहिए था। यहां मैं आपको यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जब भी कोई याचिका दायर की जाती है तो वह याचिका मेरिट पर है या नहीं, सुनवाई करने के लायक है या नहीं, इस पर भी कोर्ट एक सुनवाई करता है। कोई भी याचिका सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में डायरेक्टली फाइल नहीं हो जाती। तो हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट में
ईडी के समन के खिलाफ जो याचिका दायर की, उसकी धाराओं के खिलाफ जो याचिका दायर की, वह स्वीकार करने लायक है या नहीं, उसके लिए कोर्ट की बेंच बैठी। कोर्ट में जो हुआ उसे मैं आपको हूबहू सुनाता हूं, ध्यान से सुनिएगा। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने सोमवार 18 सितंबर को याचिका पर सुनवाई की शुरुआत में ही पूछा कि हेमंत सोरेन ने राहत के लिए पहले झारखंड हाई कोर्ट का दरवाजा क्यों नहीं खटखटाया। जवाब में सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने तर्क दिया कि धन शोधन निवारण अधिनियम यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 की संवैधानिकता से संबंधित कई प्रश्न सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं। इसके अलावा उन्होंने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जारी किए गए समन को मनमाना बताया। इस पर जस्टिस बेला एम त्रिवेदी ने सीनियर एडवोकेट से कहा, हाई कोर्ट जाएं। दूसरे जज जस्टिस बोस ने कहा, देखिए, मामला सामान्य तौर पर हाई कोर्ट से शुरू होना चाहिए। अंततः मुकुल रोहतगी झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा दायर याचिका को वापस लेने पर सहमत हुए। इसके बाद पीठ ने कहा, मिस्टर रोहतगी का कहना है कि उनके मुवक्किल समान राहत के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना चाहेंगे। वर्तमान याचिका तदनुसार खारिज की जाती है क्योंकि इसे हाई कोर्ट जाने की लिबर्टी के साथ वापस ले लिया गया है। प्रवर्तन निदेशालय की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू कोर्ट में पेश हुए और उन्होंने अदालत से हेमंत सोरेन को पीएमएलए की धारा 50 और 63 की संवैधानिकता से संबंधित मुद्दों को फिर से चुनौती देने से रोकने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता को पूछताछ के लिए बुलाए जाने के चरण में याचिका सुनवाई के योग्य नहीं हो सकती। तो सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने इन दलीलों का समर्थन नहीं किया एसवी राजू की, और उन्होंने समन के खिलाफ हेमंत सोरेन की कानूनी चुनौती की स्थिरता पर कहा। जस्टिस त्रिवेदी ने यह बात कही कि उन्हें यानी हेमंत सोरेन को चुनौती देने का पूरा अधिकार है। हम यह नहीं कह सकते कि वह समन को चुनौती नहीं दे सकते। तो ये कोर्ट में जो बातें हुई वो हूबहू मैंने आपको बताई। तो दोस्तों, हम सब जानते हैं कि हेमंत सोरेन ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी द्वारा जारी किए गए ताजा समन के खिलाफ भारत के सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। सोरेन ने पहले केंद्रीय एजेंसी द्वारा पहले जारी किए गए समन को चुनौती देते हुए एपेक्स कोर्ट का शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था, जिसमें उन्हें रांची में जमीनों की धोखाधड़ी से बिक्री के मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के संबंध में पूछताछ के लिए ईडी के दफ्तर में पेश होने के लिए कहा गया था। कोर्ट ने पाया कि यह मामला हाई कोर्ट में भी दायर किया जा सकता था, लेकिन याचिकाकर्ता ने हाई कोर्ट न जाकर सीधे सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी, यानी कानूनी राहत पाने की उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने हेमंत सोरेन को हाई कोर्ट जाने की छूट दे दी। तो दोस्तों, यह थी अदालती प्रक्रिया। तो क्या ईडी को पता था कि ऐसा होगा, यानी हेमंत सोरेन की याचिका पर सुनवाई नहीं होगी, कोई आदेश नहीं होगा? और क्या इसीलिए उसने सुनवाई से पहले ही चौथा समन जारी कर दिया? यह बात कई कानूनी जानकार पहले से ही कह रहे थे कि कोर्ट आमतौर पर जांच की प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं करता है। तो ईडी ने चौथा समन भेजकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 23 सितंबर को पूछताछ के लिए बुलाया है। बस 3 दिन बचे हैं और इन 3 दिनों में हाई कोर्ट में याचिका दायर होने से लेकर उसकी सुनवाई होने और फैसला आने की उम्मीद बहुत कम है। तो दोस्तों, ऐसे में 23 सितंबर को क्या होगा? क्या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी के दफ्तर जाएंगे और सवालों का सामना करेंगे? ईडी रांची जमीन घोटाला के मामले में उनसे पूछताछ करना चाहता है। भाजपा भी सोरेन परिवार पर आदिवासी जमीनों की बेनामी खरीद का आरोप लगा रही है। सुप्रीम कोर्ट में दोस्तों हेमंत सोरेन की जब याचिका स्वीकार नहीं हुई, एक्सेप्ट नहीं हुई और उनको हाई कोर्ट जाने की छूट दे दी गई, तो उसी शाम को भारत की राजधानी नई दिल्ली में जहां सुप्रीम कोर्ट है, वहीं भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर में पार्टी ने कहा कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को प्रवर्तन निदेशालय की जांच का सामना करना पड़ेगा। भाजपा ने कहा कि हेमंत सोरेन ने अपने राज्य में जिस तरह का भ्रष्टाचार किया है, उससे उन्हें किसी भी अदालत से
कोई राहत नहीं मिलेगी। बीजेपी के प्रवक्ता सैयद जफर इस्लाम ने पार्टी मुख्यालय में मीडिया से बात करते हुए कहा कि हेमंत सोरेन ईडी की जांच से भाग रहे हैं, उन्हें सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली। मुझे विश्वास है कि उन्होंने जिस तरह का भ्रष्टाचार किया है, उन्हें किसी भी अदालत से कोई राहत नहीं मिलेगी। उन्हें जांच का सामना करना होगा, उनके कारनामे लोगों के सामने आएंगे। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से प्रवर्तन निदेशालय पहली बार पूछताछ करना चाहता है। ईडी ने राज्य में 1000 करोड़ के कथित अवैध खनन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में हेमंत सोरेन से पिछले साल 17 नवंबर को पूछताछ की थी। यह पूछताछ 9 घंटे से ज्यादा समय तक चली थी, लेकिन इस बार उनको जमीन खरीद के मामले में समन भेजा गया है। केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी रांची में, जो झारखंड की राजधानी है, वहां 1 दर्जन से अधिक भूमि सौदों की जांच कर रहा है। इसमें सेना की भूमि से संबंधित एक सौदा भी शामिल है और इस जमीन के इन सौदों में माफिया, बिचौलियों और नौकरशाहों के एक समूह ने कथित तौर पर 1932 के खतियान में छेड़छाड़ करके जाली अभिलेख बनाए, जाली दस्तावेज बनाए, फर्जी डॉक्यूमेंट तैयार किए और आपस में षड्यंत्र रचा, मिलीभगत की। तो दोस्तों, एक बार फिर यह सवाल खड़ा हो गया है कि सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अब 23 सितंबर को ईडी के दफ्तर जाएंगे या नहीं, और अगर नहीं जाएंगे तो क्या ईडी उन्हें बुलाने के लिए 5वां समन जारी करेगा या फिर उनके खिलाफ वारंट लेने की दिशा में आगे बढ़ेगा। और इन सब के बीच भाजपा के राष्ट्रीय मुख्यालय से हेमंत सोरेन को जारी की गई यह चेतावनी कि उन्हें किसी भी अदालत से कोई राहत नहीं मिलेगी, उनके कारनामे लोगों के सामने आएंगे, ये क्या संकेत दे रहा है? क्या यह हेमंत सोरेन को दबाव में लाकर इंडिया अलायंस से बाहर करने का, अलग करने का कोई प्रयास है, या हेमंत सोरेन के लिए आने वाले दिन मुश्किल भरे होने वाले हैं? इसका बहुत कुछ अंदाजा दोस्तों 23 सितंबर को मिल जाएगा। आप ये वीडियो कैसा लगा, इस पर प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जाकर दे सकते हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, यह मेरा आग्रह है। हो सके तो ज्वाइन भी कर लीजिएगा। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक इजाजत दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।